जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ एक स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का 4 अध्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तीसरा चैप्टर तक, तीसरा अध्याय तक बताए हुए हैं। आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा जरूर दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जीके जीएस को किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह से आपको फैक्ट्स को पकड़ना है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन टॉपिक आते हैं, ये आपको एक नई दिशा के रूप में आपको बताएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको ऐसा नहीं है कि जीके जीएस सिलेबस के कुछ बाहर आता है, सिलेबस के बाहर नहीं आता। जो हम लोग का जो दैनिक जीवन में जो चल रहा है, जीके जीएस का अर्थ क्या होता है? जो हम लोग का दैनिक जीवन से जो रिलेटेड है, उसी टॉपिक को अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। एग्जामिनर उसी तरह से टॉपिक आपके समय में क्रिएट कर रहा है। आप धीरे धीरे जो आपका बीता हुआ कल है, मतलब जैसे कि मान के चले हिस्ट्री जो पुराना जो हो गया, अंग्रेजों वाला ये हो गया, वो सब धीरे धीरे आप वो मतलब कि चीज़ तो धीरे धीरे टॉपिक सब हट रहा है। वो धीरे धीरे टॉपिक वो आप देख रहा है कि वो चीज़ कोई उतना काम का नहीं है। मॉडरेट, आप थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का पूछ रहा है, यानी कि आपका आने वाला समय या फिर आपका जो वर्तमान में जो चल रहा है उस चीज़ को ज़्यादातर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फैक्ट्स को ज़्यादा पूछा जा रहा है आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड, ठीक है। देख लीजिए आप करंट अफेयर्स में देख लीजिए, करंट अफेयर्स में 5-7 को क्वेश्चन पूछ देता है। आपका स्टैटिक जीके से 8-9 को 10 को क्वेश्चन पूछ देता है। पॉलिटिकल साइंस से भर के क्वेश्चन आता है। पॉलिटिकल साइंस से कम 6 से 7 को क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आपका साइंस से क्वेश्चन आता है, साइंस से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से। अधिकतर तो आपका केमिस्ट्री से और बायो से ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। फिजिक्स से पूछता है 1-2 को छट के। उसके बाद आपका बायो में आपका डाइजेस्ट सिस्टम पूछ देगा, मस्तिष्क पूछ देता है, बहुत सारा फैक्ट पूछ देता है। आगे जाकर हम लोग तो सब देखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका ज्योग्राफी से कुछ पार्ट पूछ देता है, जल प्रपात पूछ देता है, जल मार्ग पूछ देता है, कि ये वर्षा वाला पूछ देता है कि कौन सा देश से कब वर्षा होती है, जो आने के समय में कहाँ पर जब दिसंबर के महीना में जब मानसून जब लौटती है तो कौन सा तट क्षेत्र में वो टकराती है, कौन सा पर्वत को टकरा के वहाँ पर भारी वर्षा होती है। तो हम लोग का जो कितने प्रकार का मानसून मतलब कि मतलब होकर गुजरता है, कहाँ कहाँ से होता है। तो ये सब नदी हो गया कि आपका नदी विवाद वाला हो गया, आपका कौन सा नदी कहाँ से बह रही है, ठीक है। पंचधारा का नदी किस कहाँ कहाँ से होकर बहती है। तो ये सब सारे फैक्ट ये ज्योग्राफी के पार्ट है। पर्वत हो गया, नाला हो गया, ये सब हो गया, जितने भी काराकोरम पर्वत हो गया है, कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया है, हिमालय की जितनी पहाड़ी श्रेणियाँ हैं, निम्न निम्न प्रकार की जो आपका महाशिवला श्रेणियाँ हैं। तो ये सब जितने भी आपके फैक्ट्स हैं, जलप्रपात हो, विद्युत वाला हो, ये सब उद्योग वाला हो, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है। इसको एक खनिज लवण, ये सब आपका एक अलग साइड से पूछा जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री से मात्र 2 को या 3 को क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछा जाता है। वो भी आपका आप पकड़ लीजिएगा क्वेश्चन को, फैक्ट को, कि हाँ ये टाइप का पूछ जा रहा है, ये टाइप का पूछ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हर चीज़ की एक अपनी अपनी एक भूमिका है, एक अपनी अपनी थॉट्स है, अपने अपने एक विचार है, विमर्श करता है, अपने बात को रखता है कि वो किस टाइप से वो एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन रिलेटेड करता है, ताकि जो स्टूडेंट जो बैठ रहा है ना उसको ज़्यादा पेचीदा लगे, ना ज़्यादा उसको सोचने के लिए उसको मजबूर किया जाए, ना ज़्यादा उसमें समय लगाए, ना उसमें विचार में वो फैक्ट को देखते तुरंत पकड़ ले। लेकिन आपको उसको फिर वही चीज़ थोड़ा ट्रिकी बना देता है, लेकिन वही चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हर एक पॉइंट को, हर एक भाषा को समझना पड़ेगा। आखिर हमसे एग्जामिनर का वो किस टाइप का हमको क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव बनाना खुद से आना चाहिए। ये मत सोचिए कि एमसीक्यू आप कहीं भी देख लिए, कहीं भी आपको पढ़ लीजिए कि जैसे थोड़ा सा पढ़ लिया, हाँ यही वाला टॉपिक, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको उसको अपने से बनाने का प्रयास करिए टॉपिक को, कि किस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। आखिर ऑब्जेक्टिव पैदा कहाँ से हुआ है, जन्म कहाँ से हुआ है, उसका स्थान कहाँ से हुआ है, प्रारंभ कहाँ से हुआ है। हम लोग का जो हम लोग अयोध्या पढ़ रहे हैं, इसी से ना हुआ है दोस्तों, इसी से ना क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको उस चीज़ को तैयार करना पहले मेन मकसद होगा। मेन जड़त्व को पकड़िए, उसके बाद आप पूरा फल फूल खिलिए, ठीक है। आप पहले जड़त्व को नहीं पकड़िएगा, पहले तना को पकड़ने की कोशिश करिएगा, पहले फल ही खाने की कोशिश करिएगा, तो नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये आपको ये कोई भी मास्टर आपको ऐसे नहीं बताएगा कि पहले ही आप 10 को क्वेश्चन रट लिए हैं, 10 को ऑब्जेक्टिव हाँ के यही एग्जाम में पूछेगा। एक थोड़ा सा अगर यदि क्वेश्चन को घुमा दिया और आप अगर यदि अच्छा से पढ़ के गए हैं अध्ययन करके, तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा टॉपिक को। अगर थोड़ा नहीं पढ़ के गए
बोलिए सिलेबस में कहाँ पढ़े थे यार, ये तो मैं पढ़ाया ही नहीं था, ऐसा आप लोग सोचिएगा। तो थोड़ा दोस्तों ये सब आप ट्रिक व्रिक के में मत जाइए। आप तो को जब जो क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, कोई भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, आपको उसके लिए अपना जलवा, अपना मेहनती, अपना दिमाग, थॉट, फिजिकली और मेंटली आपको प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, मानसिक रूप से और आपको कड़ी रूप से, दोनों से होना ही पड़ेगा। ये आपको कोई यहाँ पर स्थान नहीं, यहाँ पर गैपिंग नहीं मिलेगा इसमें कि आप सिर्फ माइंडली जब ठीक है, फिजिकली डैमेज है, तो ये नहीं, आपको अभी दोनों चीज़ में संयम रखना पड़ेगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो आपका मैं बहुत ही दोनों जो एक दूसरे के बिना ये अधूरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा सा संघर्ष जब तक नहीं करिएगा तब तक ये समझना मुश्किल है। तो आपको उसका संघर्ष करना है, वो भी इंजॉय के साथ। आप किसी काम को, आखिर दुनिया में जब कोई जन्म लेता है तो वो किसी काम को करता है, तो किसी किसी को बहुत अगर वो कुछ भी नहीं जानता है लेकिन उसके पास एक पर्सनैलिटी जरूर रहता है, जो उसके पास एक कुछ चीज़ ऐसा कुछ चीज़ जो शक्ति रहता है, वो उस चीज़ को बहुत ही अनुभव महसूस करता है, चाहे वो पढ़ाई के हो, चाहे वो मेहनत में हो या किसी भी सेक्टर में हो, वो अपना जलवा जरूर दिखाता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो नशा के सेक्टर में हो, वो अपना जलवा, हर इंसान का खूबी होता है कि उसके अंदर कुछ न कुछ खूबी भरा पड़ा रहता है, बस उसको उजागर करने का जरूरत होता है। तो आप लोग इस चीज़ को इंटरेस्टिंग लेके पढ़िए, आप लोग इसे बोर मत होने दीजिए। ये मत सोचिए कि यार ये निकलेगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, इतना मत सोचिए। प्रेजेंट में जो चल रहा है चलने दीजिए, फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचिए। आपको बस अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है चलने देना है। आपको इतना देखना है कि हाँ आज प्रेजेंट, हम आज का दिन अगर दिन में अच्छा गया तो कल का दिन भी ऑटोमेटिक अच्छा जाएगा। फ्यूचर बन के फ्यूचर सोच सोच के रहिएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आप कितना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने आपको कितना भी निखार रहे हैं, इस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप लोग, आई होप आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय करिए। ठीक है, एकदम मस्ती के साथ। आप ये मत सोचिएगा प्रेशर देके ही करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। आप ये सोचिए कि हमको भी कुछ जानने का तो मौका मिल रहा है, कुछ हमको जानने का, जो हमको जो 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 हम लोग जो पूर्वज जो हम लोग का जो संवैधानिक जो बनाए हैं, जो हम लोग का संविधान का इतना मोटा बुक दिया, उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है, किसके बारे में टॉपिक में लिखा गया है, ये तो जानने का हक है। तो हमको मौका तो मिल रहा है, ये आपको बहुत भाग्यशाली बात है कि आपको जानने का मौका मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा सा कोई देश तो है, ऐसा देश है ना जो कि हम लोग का तो लिखित संविधान मिला, जो हम लोग को पढ़ने का एक मौका दिया, जरा विचार विमर्श, अपना अधिकार को लड़ने का, फ्रीडम ऑफ आपको फंडामेंटल राइट्स का आपका अधिकार दे रहा है। ठीक है, फंडामेंटल एंड ड्यूटी भी दे रहा है। और लेकिन ऐसा सा आपका देश मिलेगा ना जहाँ की ये सब अधिकार भी आपको छीन लिया जाता है। उत्तरी कोरिया तानाशाह का सरकार है, वहाँ पर आपको बोलने का, सरकार के खिलाफ अगर यदि बोलिएगा तो डायरेक्ट केस हो जाता है वहाँ पर। ऐसा सा मतलब ऐसा सा देश है। सऊदी अरब देख लीजिए, मतलब बहुत ही आपको, मतलब कि भारत ऐसा एक देश है जो धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है, संप्रभुता को अपनाता है, लोकतांत्रिक को अपनाता है, गणतंत्र को अपनाता है। लेकिन फिर बाद बाकी आप दूसरा देश में चाहिए, कोई वहाँ पर उतना ही नहीं है। मानते हैं वहाँ पर हर चीज़ का सुविधा मिलेगा, हर चीज़ से रिलेटेड लेस मिलेगा, लेकिन आपको जिस तरह से एक संयम बना कर रखना पड़ता है ना, वहाँ पर अभी बांग्लादेश का हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए आप अपना आंखों से देखिए कि क्या हो रहा है वहाँ, क्या क्या उन लोग जो प्रदर्शनकारी है, क्या उन लोग किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। अरे अपने मांगों को कानूनी के तरीके से भी तो हम लोग का भी तो इतना बड़ा घोटाला होता है। हम लोग का देश से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा जनसंख्या है क्या है? आप ही सोच के देखिए कि एक छोटा सा देश, सोचिए जो भारत के एक दो राज्य के मिलकर बना होगा, तो वो आप सोच के देखिए कि मतलब कि एक बात बताइए कि जैसे कि जिस तरह पाकिस्तान कंगाल हुआ, उस तरह बांग्लादेश की राह में भी कंगाल होने जा रही है। एक ठीक उभरा था, अब थोड़ा इकोनॉमिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में ठीक उसका नाम आया था, ग्रोथ हुआ था विश्व में रैंक में, लेकिन अब खत्म हो गया। वो भी जो रास्ता दिख रहा था उसका भी खत्म कर दिया कहानी। वहाँ का उग्रवादी, वहाँ का जब प्रदर्शनकारी, वहाँ का मतलब समझ नहीं आया थॉट्स को, हाँ हल्ला करने लगा। हाँ इसके उसके भाषण में विपक्ष का जो नेता था उन लोग ज़्यादा भड़का दिया, वो आक्रोश भर दिया मन में, माइंडली उसका क्या बोलते हैं उसका ये करने लगा, माइंड वॉश करने लगा। तो उसी के चक्कर में पढ़ा वाला लिखा उन लोग नौकरी करेगा। आप अभी बताइए, नौकरी करने वाला लड़का कभी प्रदर्शन करता है? हम ये नहीं बोल रहे, अपने हक को मांगना जरूरी है। आप जब तक अपना हक को नहीं मांगिएगा तब तक आप अपना रास्ता में आना ही पड़ेगा। लेकिन फिर आपका कानूनी दरवाज़ा है, कानूनी सलाह है, इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल बैठे हुए, इतने बड़े बड़े आपका एजुकेशन सिस्टम बैठा हुआ, तो उसमें कुछ तो बात हम लोग सुनेगा। आखिर किसके लिए वो दे रहा है? हम लोग के लिए नहीं रहता। हम लोग बात नहीं सुनेगा तो किसको बात सुनेगा? लेकिन उस तरह का तो प्रेशर बनाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी का आगजनी करेंगे, किसी का महल तोड़ देंगे, किसी का मूर्ति तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इस तरह से अराजकता फैलती है, कुछ नहीं, देश बर्बाद हो जाता है इकोनॉमिक से, सामाजिक तरीक़े से। अब देश विदेश में भी बहुत बदनाम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कुछ करना है। चलिए हम लोग अपना टॉपिक्स को अब पॉइंट में आते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों,
परिचय। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए वास्तुनिक प्रस्ताव पर आधारित है और इस सभा द्वारा पारित किया गया था। क्या बोल रहा है कि संविधान की जो प्रस्तावना है 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है किसके द्वारा पारित किए गए थे? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव पर आधारित है और इसे संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये देखिए पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, हाल ही में पूछा है 22 में, CGL लेवल में पूछा गया। अब बोल रहे हैं ना कहीं से भी आपका क्वेश्चन टपक जाएगा। भारतीय संविधान का पूरा आधार और राजनीतिक व्यवस्था की संरचना संवैधानिक मूल्य की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए प्रस्तावना में सन्निहित है। सन्निहित मतलब मिला जुला, मिक्सिंग है। देखिए एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, कोई भी बुक दुनिया का कोई भी बुक बुरा नहीं होता, कोई भी बुक बुरा नहीं होता और हर एक बुक में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अब ये मत सोचिए हाँ आपका टॉपिक से कौन सा रिलेटेड है ये आप चॉइस कर सकते हैं, ये आपका अपना ओपिनियन है। हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि कोई भी बुक दुनिया का खराब नहीं होता। जो बुक लिखा गया है वो 100% सत्य के साथ ही आधारित किया जाता है, तभी उसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और एक बात आपको बता दे रहे हैं कि ऐसा नहीं बता रहे कि 100%, तो जो बुक का जो राइटर है वो पूरा जांच पड़ताल के बाद, जिज्ञासा के बाद कि ये चीज़ तो हुआ है, ये चीज़ तो किस तरह से पूछ सकते हो, तभी जाकर वो चीज़ को प्रेस करता है। तो कोई भी बुक आपको जब कुछ सिखाता है ये मत सोचिए कि हम इसका बुक ले लिए उसका बुक पढ़ रहे हैं। आप किसी का भी बुक पढ़िए, पढ़ना तो वही चीज़ है ना। हम लोग का जो संविधान जो दिया गया है क्या अलग से दिया गया है? 2 कॉपी जेरॉक्स बनाया है, उसका अलग दिया, वो संविधान अलग बनाया, वो संविधान अलग बनाया। तो इसी तरह से आपका कोई भी बुक सेम चीज़ दिया होगा, आर्टिकल सेम चीज़ दिया होगा, खाली राइटर अलग होगा, डिजाइन अलग होगा, उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा, उसका समझाने का तरीका थोड़ा सा लोकल हो सकता है, या फिर बुक का भाषा हो सकता है, या फिर उसका अलग ही लैंग्वेज होगा मॉडर्न टाइप का, और उसका फिर बहुत सारा मतलब उसका क्लियर किया होगा या फिर प्रिंटेड किया होगा, लेकिन दिया तो वही चीज़ है, वर्ड तो वही लिया गया है ना, अनुच्छेद लिया गया वही 1 से लेकर 395 वही लिया गया है ना। 1 से चक्के बदला है? नहीं बदला है। नहीं बोलता है कि मनुष्य का अस्तित्व मिट जाएगा लेकिन नियम अस्तित्व में नियम नहीं मिटेगा, नियम और सत्य वही रहेगा। संविधान का ये आपका बोला गया है संविधान में। तो वही देखिए भारतीय संविधान का पूरा आधार और राजनीतिक व्यवस्था की संरचना संवैधानिक मूल्य की रक्षा प्रचार प्रसार के लिए प्रस्तावना में सन्निहित है, मतलब उसमें विकसित किया गया प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना क्या दिया गया, देखिए प्रस्तावना में क्या दिया गया है, देखिएगा थोड़ा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम को और आत्मसमर्पित करते हैं, अपने आप को उसके हवाले हम लोग करते हैं। मतलब ये एक प्रस्तावना था कि हम किसी के भेदभाव को नहीं, हम लोग एक इतने शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं कि अपने राष्ट्र को जो अपने देश को पूरा एकत्व बंधुत्व धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, सभी नागरिकों के लिए एक समान अवसर, अपनी बातों को रखने का आपका रखने का मौका दिया जा रहा है। आप किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी विषय में टॉपिक में आप रख सकते हैं अपनी बातों को। तो यही वाला आपका प्रस्तावना संकल्प था कि 26 नवंबर 1949 के द्वारा इस संविधान के अंगीकृत जो अंग उसका है अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। देखिए प्रस्तावना के तत्व भारतीय लोकतंत्र के दर्शन और आदर्शों के साथ साथ संविधान निर्माताओं की बुद्धिजीविता प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होती है। देखिए फलार में हम भारत के लोग इस बात पर जोर देते हैं कि भारत के लोगों को किसी भी बाहरी सत्ता द्वारा उनके द्वारा बनाए गए संविधान का मुख्य स्रोत भारत के लोग से प्राप्त हो। ये होता है संप्रभुता, इसे बोलते हैं संप्रभुता, जो बाहरी हस्तक्षेप ना हो। ये भारत के देश के जो लोग रह रहे हैं वही लोग संविधान नियम शर्त कानून ऑफिस जो भी कुछ है यही के लोग बनाएगा, अपनी आंतरिक कला को यही लोग के सुलझाएगा। ये कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा, बाहरी अपनी ताकत को कठपुतली हमको नहीं बना सकता। वही वाला बोलना चाह रहा है, ठीक है।
यह भारत सूरत भारत के लोग से प्राप्त है। संप्रभु, भारतीय राज्य के पास आंतरिक और बाहरी रूप से संप्रभुता है। बाहरी भारतीय राज्य के पास आंतरिक और बाहरी रूप से संप्रभुता है। भारतीय रूप से किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त और आंतरिक रूप से इसकी एक स्वतंत्र सरकार है जो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। जो कहने के संप्रभु के मतलब कि भारतीय राज्य के पास एक आंतरिक और बाहरी रूप से संप्रभुता है, मतलब ये फ्रीडम है, ये किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। ना बाहरी जो ब्रिटेन हम लोग का जो आक्रमण किया है ना, है तो वो हम लोग पर कब्जा जमा लिया था, तो उस तरह से कोई भी अब देश, कोई भी विदेशी शक्ति, कोई बाहरी शक्ति हम लोग के पर कोई मतलब नज़र देख नहीं करेगा, नज़रअंदाज मतलब उसके आंतरिक कला पर हम लोग का कोई वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, वही वाला बोलना चाह रहा है। और बाहरी रूप से किसी भी विदेशी शक्ति, हम लोग बोला ना कि विदेशी शक्ति मतलब कोई पॉलिटिकल गेम खेल रहा है बाहरी, कि आपका देश में ये हो रहा है, फलना ढकना, ये काहे नहीं करिए, ये करिए, वो नहीं कर सकता है। ठीक, कंट्रोल में नहीं ला सकता है, मतलब फिर से वही हुकूमत ब्रिटिश का आ जाएगा अगर यदि ऐसा होगा तो। कहानी विदेशों के तो देख लिया अपने ताकत भुगत चुके हैं एक बार, और दूसरा बार भुगतने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो वही बोल रहा है, मुक्त और आंतरिक रूप से इसकी एक स्वतंत्र सरकार है, एक स्वतंत्र सरकार है। ठीक है, मतलब कि एक अपना जो भी नियम शर्त कानून बनाएगा वो इसके अपने अनुसार बनाएगा, वो स्वतंत्र खुला है, किसी के बंधन में नहीं है, जो सीधे किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा। हम लोग ने चुन के भेजते हैं संसद में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एमपी को, चाहे वो विधायक हो, चाहे एक मुखिया क्यों ना, चाहे एक सरपंच क्यों ना, हर चीज़ को जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जनता ही मालिक होता है। जनता अगर चाहेगा तो जब सरकार को बना सकता है तो सरकार को गिरा भी सकता है, इतना पावर है। देख लीजिए आज बांग्लादेश का हाल, जनता नहीं चुना था ना, जनता ने उसको ऐसा जो भगाया है, हसीना हसीनी हो गई, आज दर दर भटक रही है। देखिए, तो उसका भी कुछ ऐसा हम नहीं बोल रहे कि उसका कोई दोष नहीं होगा, उसका भी दोष होगा। उन लोग भी जो चीज़ नियम को शर्त को जो लगाया, जो आरक्षण जो भी कुछ है, उन लोगों ने जो बनाया उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। उन लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा चीज़ ये हो सकता है, इतना आक्रामक चीज़ हो सकता है। उन लोग को पहले देखना चाहिए, स्वरूप देखना चाहिए, इसका ढांचा देखना चाहिए, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नेगेटिव पॉइंट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव पॉइंट पड़ेगा, दोनों को देख के रखना चाहिए था। तो ऐसा स्थिति आज बांग्लादेश में नहीं पैदा होती। ठीक है, चलिए दोस्तों, समाजवादी समाज का एक आर्थिक दर्शन है जहां उत्पादन और वितरण के साथ साधन पर राज्य की स्वामित्व होता है। यह शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या बोले, समाजवादी जो सोशलिस्ट जो ड्यूटी है, तो सामाजिक वाद का एक आर्थिक इकोनॉमिस्ट प्रोविजनल है। ठीक है, समाजवाद का आर्थिक एक दर्शन है जहां उत्पादन वितरण मतलब बांटना के साधन पर राज्य का स्वामित्व होता है। मतलब हर राज्य, जैसे मान के चले झारखंड मेरा राज्य से, तो मेरा झारखंड राज्य से कोयला जाता है, अभ्रक जाता है, ठीक है, बहुत सारे उर्वरक जाते हैं। तो ये सब जो है कि क्या बोल रहे कि समाजवाद एक आर्थिक दर्शन, समाजवाद का एक आर्थिक मतलब उसका रूपरेखा है जहाँ उत्पादन और वितरण के साधन पर राज्य का स्वामित्व होता है, राज्य उसका अलग मालिक होता है। यहाँ शब्द जो उत्पादन करता है, जो बिक्री करता है, वही उसका मालिक होता है। ठीक है, वही ना मालिक होगा। साधन पर राज्य का स्वामित्व होता है। यह शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन पूछता है कि समाजवाद को कितने संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या फिर समाजवाद एक आर्थिक दर्शन है, इसको किस संशोधन द्वारा ऐड किया गया, जोड़ा गया है। तो 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि सभी नागरिक अंतरात्मा की स्वतंत्र और अपनी पसंद के धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आभास और प्रचार करने के समान रूप से हकदार है। यह शब्द भी 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तरफ बहुत कुछ जोड़ा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को जोड़ा गया, उसका संशोधन हुआ था। ठीक है, कि हाँ उस समय से आपका कुछ गड़बड़ी हुआ या फिर किसी को ऐड करने की ज़रूरत है कि इस मतलब कि संशोधन में इस आपका जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जब उसमें कुछ कमी के सुधार के लिए या फिर उसमें कुछ
आपका अस्तित्व को जोड़ा जाना चाहिए कि हाँ, तो वही चीज़ को उस संशोधन में उसको जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि सभी नागरिक अंतरात्मा की स्वतंत्र और अपनी पसंद के धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आभास और प्रचार करने के समान रूप से हकदार है। यह शब्द भी 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। चलिए, लोकतांत्रिक, यह दर्शाता है कि यह वह सरकार जो अपना अधिकार जनता की इच्छा से प्राप्त करती है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करती है। क्या बोले कि लोकतांत्रिक जो यह दर्शाता है, जो वह सरकार जो अधिकार किसके द्वारा, अच्छा, सरकार किसके अधिकार के तहत वो नियम और कानून बना रहे हैं। अगर हम लोग ही उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग ही उसका नियम पालन नहीं करेंगे, तो किसके लिए बना रहा है? अपने लिए बना रहा है? नहीं, वो अपने लिए तो बना ही रहा है, वो भी नागरिक है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मतलब वो जनता के लिए भी बना रहा है कि जनता को इस नियम का पालन करने के लिए उत्थान हो, क्योंकि देश आगे उस चीज़ को देख रहा है कि नहीं, अगर ये कानून नहीं बनेगा तो फिर अराजकता फैल जाएगा, ये फैल जाएगा, खुली छूट दे देंगे। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं उसके स्वतंत्र मतलब भारत स्वतंत्र हो गया। आप स्वतंत्र मतलब कि जो मर्जी है वो करें, आप गलत काम करिए, आप हुड़दंग मचाइए, आप अराजकता फैलाइए, ऐसा नहीं है। ये कोई स्वतंत्र नहीं है। आपको भी उस नियम, डिसिप्लिन, अनुशासन में जीना पड़ेगा। स्टूडेंट ही नहीं, हर नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि वो डिसिप्लिन में रहे। ये यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि आप स्टूडेंट ही खाली डिसिप्लिन में रहेगा, नहीं, हर एक नागरिक को डिसिप्लिन में रहना जरूरी होता है। अगर वो डिसिप्लिन में रहेगा, आज वो कर रहा है तो उसको देख के तो 10 को और सीखेगा, उसका देख के तो और 10 कैसे, उसको जाने दिया, हमको कैसे नहीं जाने दीजिएगा। वो क्राइम किया तब आप कुछ नहीं बोले, हम क्राइम कर रहे थे, आप हमको क्यों कीजिएगा। इस तरह से अराजकता फैल जाएगा, लड़ा झगड़ा हो जाएगा। इस तरह से अराजक तत्व जो एक अराजक तत्व जो उत्पन्न होने लगेगा, धीरे धीरे माइंड में वो चीज़ बैठने लगेगा इंसान का। क्योंकि इंसान का पॉजिटिव चीज़ हम देखते हैं, अपने जीवन काल में देख चुके हैं एक चीज़ कि इंसान का पॉजिटिव चीज़ कुछ बैठे या ना बैठे, लेकिन नेगेटिव चीज़ इतना जल्दी हावी होता है चीज़ को ना, वो गेन करता है, नहीं को आप करीब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि थॉट्स मेरे माइंड में आ सकता है कि। ठीक है। आजकल बहुत ही मतलब कि नेगेटिव चीज़ को बहुत ही प्रभावशाली, उसका जड़ तो जो है बहुत मजबूत हो गया। कैसे? क्योंकि समाज में आपको इस तरह से आपका जब माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहा ना, सामाजिक का जो तत्व, जो कुछ कुछ एक राजनीति पॉलिटिकल तत्व हो गया, सामाजिक भी तत्व हो गया, आपका कास्ट से, लोअर कास्ट से, अपर कास्ट से भी देखने को मिलेगा, धर्म धर्म से भी रिलेटेड देखेगा, हर चीज़ में मतलब आपको घुसड़ दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपका सोचने की जो क्षमता है ना, वो खुद की क्षमता जो है ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। और दूसरे की जिस दूसरा क्या बोल रहा है, उन लोग हम वो चीज़ हम लोग सुनने लगते हैं, वो चीज़ को आदत डालने लगते हैं, वो जैसा बोलता है वैसा हम लोग करने भी लगते हैं। ठीक है। तो एटलीस्ट हम लोग की कठपुतली की तरह रह जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ तो हम लोग को नहीं रहना है। ठीक है दोस्तों, जीवन का एक उद्देश्य है, सबका एक उद्देश्य होता है कि हमको अच्छा से एक ज़िंदगी जीने का मौका मिले। कोई नहीं चाहता कि हम दुखी ज़िंदगी जिए, कोई नहीं। भले उसका कुछ मजबूरी हो सकता है, क्या फिर कुछ उसका दिन स्थिति ठीक नहीं होता, लेकिन वो चाहता है कि हम खुशी ज़िंदगी जिए, हर एक इंसान चाहता है। तो उसके लिए हर एक इंसान के लिए, अपने नागरिक के लिए एक नियम है, शर्त है। ठीक है। तो वही एक बताया गया। तो लोकतांत्रिक का अर्थ वही होता है कि जो जनता ने जो एक समूह मिलकर, मान के चलिए आपका एक कोई मतलब कि आप लोग 10-15 गए, और आप लोग 10-15 में से सोचेंगे कि नहीं, हम लोग के बीच में कुछ ऐसा मतभेद ना हो, या फिर हम लोग का कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि कोई ऐसा कोई काम ना कर सके, या फिर हम लोग का सामाजिक आर्थिक इकोनॉमिस्ट हर तरीक़ा से उत्थान हो। तो उसके लिए एक लीडर होना ज़रूरी है। उस लीडर को हम लोग चुन के एक अपना क्षेत्र में भेजेंगे। ठीक है। या अपना उस संस्थान के रूप में चलाएगा। तो उसी तरह से हम लोग पूरा जनता मिलकर एक सरकार को तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो वही बोला है, उसको क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक। लोगों के द्वारा, जो जनता के द्वारा जो चुना गया जो प्रतिपक्ष होता है, नेता होता है। जो प्रतिपक्ष आपका कोई भी हो, मेंबर पार्लियामेंट हो, विधायिका हो, मुखिया, सरपंच हो, कोई भी, तो चुनाव तो होता है ना, तो किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा। ठीक है। तो जनता असली मालिक होता है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून, जो संविधान का जो कानून दिया गया है, नागरिक अधिकार। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लोग भेजेंगे जो नागरिक जो संविधान, अब ऐसा नहीं कि किसी को भेज कर लका बका को भेज देंगे वहाँ पर, नहीं। जिसके पास कानून की शक्ति हो, जिसके पास समाज का उत्थान वो जानता हो, जो आर्थिक स्थिति को समझ रहा हो, जो लोगों के हित में जानने की कोशिश कर रहा हो, जो लोगों के समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है।
जो संवैधानिक रूप से चलना की कोशिश कर रहा है, जो नियम शर्त कानून को पालन करने की कोशिश कर रहा हो, जो वो चीज़ मान रहा है, तो वही जनता वो चुन के उसको भेजती है। ठीक है, आजकल जनता थोड़ा सा भी थोड़ा थोड़ा अब धीरे धीरे जागरूकता होने लगी है। पहले के समय तो हमको नहीं पता था किस टाइप का था, लेकिन अभी के समय में हम देख रहे हैं थोड़ा सा जिज्ञासा उसका बढ़ने लगा है धीरे धीरे। ठीक है, तो वो सोचने की क्षमता जो है उसका भी अपनी ओर अब किसी के प्रभाव में नहीं जा रहा है कि बी की जा नहीं बोलता है कहावत, हम लोग गाँव देहात में सुने हुए हैं कि 200 और 500 रुपया दे के बिक जाता है। अभी भी बिकता है, ऐसा नहीं बोल रहे हम नहीं बिकता है, लेकिन अपना भी सोच होना चाहिए कि ये आदमी अगर यदि 5 साल तक बैठा तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, ये हमारे लिए हमारे क्षेत्र में क्या ऐसा चीज़ लाएगा जो हम लोग का उत्थान हो सके। क्या हम लोग ऐसी ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं? क्या हम लोग ऐसे अंधेरा में रहना चाहते हैं? क्या हम लोग का जो इको सिस्टम कैसी तरह से रहेगा, आगे कुछ होगा या नहीं होगा? तो वो चीज़ को हम लोग थोड़ा थोड़ा सोचने की अपना आप क्षमता। और ये क्षमता कहाँ से आएगा? ये आपको जब तक पढ़िएगा नहीं, जानिएगा नहीं इस चीज़ के बारे में, आप लोग साले सोचिएगा कि सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। अरे भाई, आपको जानने का एक मौका तो मिल रहा है, आपको एक उसका समझ में आता रहा है कि क्या चीज़ दिया गया, क्या चीज़ हो रहा है इस दुनिया में, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये तो आपको मौका दिया जा रहा है समझ में। अभी आप जब तक आपकी सांसें चल रही है तब तक तो आपको ये मौका तो दिया जा रहा है। ठीक है ना, आप तक आपको जो सोचने की क्षमता ये तो आपको दिमाग में आ रहा है ना। तो इसी को हम बात को बोलना चाहते हैं कि दोस्तों कि आपको अपने अनुसार किस टाइप के आदमी को चुनना या फिर किस टाइप का आपकी क्षमता को दर्शाना, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, किसी के बहकावे में नहीं जाइएगा और अपना थोड़ा मेंटली भी दिमाग लड़ाइएगा। तो वही बोलते हैं जनता का। ठीक है, अब गणतंत्र राज्य के प्रमुख को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा एक निश्चित कार्यालय के लिए चुना जाता है। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से में स्वीकृत प्रस्तावना में न्याय शब्द का वर्णन किया गया है। गणतंत्र का क्या बोले कि 6वां नंबर, गणतंत्र के प्रमुख को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा एक निश्चित कार्यालय के लिए, एक समय के लिए, जैसे 5 साल 3 साल 2 साल जिस तरह के लिए, तो उसके लिए चुना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? गणतंत्र। ठीक है, राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों तरीका से। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में स्वीकृत प्रस्तावना में न्याय शब्द का वर्णन किया गया। देखिए एक बार हम बता दे रहे हैं, ये प्रयोग चीज़ हम थोड़ा सा उस दिन भूल गए थे। आपका जो अंतरिम जो सरकार जो रहता है ना, जैसे नहीं बोला था कि जब कैबिनेट मंत्री, जब आपका संविधान जब बनने का कागार में था उस चीज़ में एक अंतरिम सरकार की योजना बनाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो उस समय मंत्री का बंटवारा किया गया था। तो आपका अंतरिम मतलब कि जैसे कि मान के चलिए कि अभी ज़रूरत हो, आप अभी के समय में उसको ज़रूरत पड़ रहा है कि नहीं, अगर यदि सरकार अगर यदि इस तरह नहीं बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम फंस सकते हैं। तो वो बीच जिस तरह 24 घंटा जिस तरह मध्य रात्रि, वो ना इधर का ना उधर का, बीच का सरकार बनेगा। ठीक है, ना पूर्ण रूप से बनेगा ना अर्धपूर्ण बनेगा, वो बीच का सरकार बनेगा। ठीक है, ना इसका होगा ना उसका होगा, तो उसी को बोलते हैं अंतरिम। ठीक है, मतलब अंतरिम निर्णय लिया गया, मतलब जब नहीं कोई रास्ता निकला तो अंतरिम सरकार बनाया गया। ठीक है, उसी को बोलते हैं अंतरिम चीज। तो एकता व अखंडता, जिस तरह बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन रहा है, अब हसीना तो भाग गई है, हसीना भाग गई है, तो फिर सरकार कौन बनेगा? तो अंतरिम, तो सेना ने प्रमुख का जो जनरल है उसने घोषित किया है कि सेना ही प्रमुख पीएम का जो उम्मीदवार वो अपना ही अंतरिम सरकार बनाएगा। ठीक है, सेना ही, जिस तरह पाकिस्तान का बना था। एकता व अखंडता यह शब्द 42वां संविधान संशोधन 1900 अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। देखिए क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसको अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान का अधिकांश अनुच्छेद 26 जनवरी, देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन कुछ अधिकांश अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को ये लागू है, क्योंकि कुछ जो आपका आर्टिकल था ना उसमें छूट गया था, इसीलिए 1 महीना का टाइम ले लिया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को उसको फिर से फिल किया गया था, तब 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, लेकिन जारी कब किया गया था एडवाइजर? 26 नवंबर 1949 को। उसका प्रस्ताव नहीं, उसको रख दिया था अंतिम में, ख़त्म कर दिया था, मतलब उसको पूरा पार्ट चैप्टर मतलब बुक बन के तैयार हो गया था। कुछ भाग छूटा था तो उसको 26 जनवरी 1950 को वो उसमें फुलफिल कर दिया और उसमें लागू कर दिया, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी को इसके उद्देश्य के लिए 26 जनवरी को इस उद्देश्य के लिए चुना गया था, क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा
पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। क्या बोले कि 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? आखिर क्वेश्चन जो आता है कि 26 जनवरी को संविधान क्यों चुना गया था? तो 26 जनवरी को इस उद्देश्य के लिए चुना गया था क्योंकि जो 1930 में ना 1928 में अपने कांग्रेस ने क्या बोलते हैं संवैधानिक रूप से मांग किया था, ठीक है, घोषणा किया था कि एक संविधान बनना चाहिए भारत के देश में, अपना नियम हो, अपना कानून हो, अपना नियम और शर्तें हो, ठीक है, अपना उसका पॉलिटिकल पावर हो, तो वो किसी के हाथ दूसरे बाहरी क्षेत्र हस्तक्षेप के हाथ में ना जाए, मतलब विदेशी शक्ति उसको कंट्रोल में ना करे। जो पॉलिटिकल जो पावर हो, जिस तरह से आपका किस तरह देखना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यवहार करने आया, लास्ट में ब्रिटिश जो का क्राउन जो था एलिजाबेथ, उसने ऐसा जो नियम बनाया कि ब्रिटिश को लास्ट में कुछ उसका अस्तित्व नहीं रहा। 2 व्यापार था चीन के साथ और चाय के साथ, उसको भी लास्ट में खत्म कर दिया। टेंडर ले लिया 20 साल का, ये ले लिया 5 साल, फिर उसको खाली आप उसका क्या था, उसका अपना योगदान देना, बस वही उसका काम रह गया कि आप कंपनी है तो कंपनी का एक योगदान दीजिए, बस आपको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाइए, ज़्यादा यहाँ पर पॉलिटिकल पावर गेम मत खेलिए, अब ये मेरा कंट्रोल में है। तो उसी तरह से वो पॉलिटिकल पावर किसके चला गया? ब्रिटेन का। पॉलिटिकल पावर अगर यदि किसी के सत्ता के हाथ में चल गया तो वो पूरा निचोड़ लेगा नींबू जैसा, जैसा चाहेगा वैसा कर वो हावी कर लेगा, कानूनी तरीका से, कोई भी तरीका से। तो वही बात है कि पॉलिटिकल पावर जो है आपका क्या बोलते हैं कि तो भारत के देश में ही होना चाहिए। ये किसने मांग किया था? 1928 में कांग्रेस के अधिवेशन में एक जारी किया गया था, ठीक है, उसी समय से मांग किया था संवैधानिक प्रस्ताव। तो 1930 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की एक घोषणा की गई थी। 1930 में पूर्ण स्वराज की, ये पूर्ण स्वराज होना चाहिए भारत का, पूर्ण मतलब इसका अपना एक प्रस्तावना होना चाहिए, अपना एक नियम शर्त होना चाहिए। प्रस्तावना का जो महत्व होता है, जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं की बुद्धिजीविता को जानने की एक कुंजी है, मतलब चाबी है। कुंजी मतलब चाबी है। जैसा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रस्तावना जो है ना संविधान के निर्माताओं की बुद्धित्व, जो संविधान के जो निर्माता जो है उसकी जो बुद्धित्व है, जो माइंड एबिलिटी है, वो जानने की एक चाबी है। आप उसको कितना देर तक जानते हैं, ये चीज़ को वो दर्शाता है कि आप वो जो चीज़ बताया, वो चीज़ वो जो बताया है कि आप उसको उसके अंदर के चीज़ को कितनी बारीकी से आप उसको परखते हैं। तो एक चाबी है, ठीक है, कि वो के आखिर क्या बताया, क्यों बताया, इसने किस किस तरह से उसका अपने आपका हाथों से मतलब कि उसको व्याख्या किया गया है, अपने माइंड एबिलिटी को, अपने बुद्धि को लगाया है वहाँ पर कि भारत के लिए अच्छा है या खराबी है, या फिर उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, पॉलिटिकल पावर के लिए, सोशलिस्ट के लिए के साथ वो आगे की ओर बढ़ेगा या घटेगा। तो वो अपना माइंड एबिलिटी को जो संविधान को जो रचयिता है, क्या बोलते हैं, जो निर्माता है, बहुत सारा मिलकर मतलब अपना बुद्धि का प्रयोग किया कि हाँ ये प्रस्तावना होना चाहिए, हाँ ये वाला होना चाहिए, हाँ ये आर्टिकल जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो अपना अपना बुद्धि का सोलिस्ट का आपको प्रयोग किया गया है, ठीक है, माइंड एबिलिटी का। तो एक चाबी है। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा केवल एक बार संशोधित किया गया था। देखिए इसमें बोले ना कि कुछ कुछ कमी हो, हर एक चीज़ में कुछ न कुछ कमी होता है, ठीक है, हर एक चीज़ में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा केवल एक बार संशोधित किया गया था, मतलब उसमें सुधार किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। देखिए प्रस्तावना में 3 चीज़ को जोड़ा गया था। जब इतना कुछ हो गया, बन तैयार हो गया, तो इसमें 3 चीज़ को जोड़ा गया था 1942वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, इक्वलिटी को, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद माध्यमों से समाजवाद का समर्थन करने वाली राजनीतिक विचारधारा है। लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतांत्रिक माध्यम से समाजवाद का समर्थन करने वाली राजनीतिक विचारधारा है। फेमिनावाद का लोकतांत्रिक समाजवाद से गहरा संबंध है। फेमिनावाद से लोकतांत्रिक का गहरा समाजवाद से गहरा संबंध है, ठीक है, फंडामेंटली है। मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। जो आपका फेमिनावाद जो का क्या बोले कि फेमिनावाद का लोकतांत्रिक समाजवाद से एक गहरा क्या है, रिलेशनशिप, एक बॉन्ड है, ठीक है, मतलब फेमिनावाद का लोकप्रियता समाजवाद से, ठीक। तो मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए एक आवश्यक है। आपका जो फंडामेंटल ऑफ राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, केंद्रीकरण स्वतंत्रता में बांधा है। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार या प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार साम्यवाद का सिद्धांत है। यह आर्थिक समानता देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघ अभिव्यक्ति का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है।
जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है, हर प्रकार का आदमी यहाँ का धर्म को मानता है, ठीक है। तो क्या अपना एक धर्म है, जिसमें मुस्लिम देश में अपना उसका एक धर्म है, उससे क्या भारत में अपना एक धर्म है? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हर प्रकार का धर्म आपका संगठित है। यहाँ हर प्रकार के धर्म को योगदान दिया गया है, हर एक धर्म को अपना यहाँ जगह दिया गया है, ठीक है। तो प्रस्तावना के अनुसार सबको अपना धर्म को मान सकता है। तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति लोगों के हाथ में होती है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो होती है, संविधान शक्ति, वो लोगों के हाथ में होती है, मतलब जनता के हाथ में होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना वितरणात्मक न्याय का उल्लेख नहीं है, मतलब बांटा जाने का उल्लेख नहीं है कि ये देश को बांट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो प्रस्तावना वितरणात्मक न्याय का उल्लेख नहीं है। अलग अलग नियम कानून का, न्याय का अलग अलग न्याय का, मतलब कि उसका अलग न्याय देगा, उसको अलग न्याय देगा, नहीं, इस तरह नहीं है, सबका एक ही देगा, ठीक है। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 का मामला प्रस्तावना को अनुकूलता से संबंधित है। जब आपका जो केशवानंद भारती का उस समय आपका इंदिरा गांधी थी शायद, इंदिरा गांधी का जब उस समय उसका सरकार से ही डायरेक्टली उसका ये भिड़ंत हो गया था केशवानंद भारती के द्वारा, ठीक है। तो उस समय से संशोधन हुआ था इस चीज़ों को। तो प्रस्तावना की अनुकूलता से संबंधित उसका जो मठ था शायद उसी का तट पर उसका जो केशवानंद भारती का जो था मठ था, वो सरकार उसको इलीगल तरीका से घोषित कर रहा था, लेकिन वो बहुत थोड़ा उसको बारीकी से बाद में उसको जानेंगे केशवानंद भारती का केस क्या केस चल रहा था, ठीक है। तो उस समय 1973 का मामला जो है प्रस्तावना के अनुकूलता से संबंधित है। आप उसके आधार पर साथ कर्तव्य को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे चीज़ को, आप डोंट वरी, इसका टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन ये प्रसिद्ध केशवानंद भारती उसमें जीत गया था, ठीक है। जो सरकार के साथ डायरेक्ट उसका साथ भिड़ंत हो गया था। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियों से है। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य जो है ना, जो व्याख्या किया गया तात्पर्य उसका क्या लेना देना है, लोगों की मुक्त राजनीतिक की गतिविधियों से है। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा रूसो ने दी थी। ऑस्टिन ने संप्रभुता को अत्यवादिक सिद्धांत दिया है। GDH कोल ने कहा कि आर्थिक समानता के बिना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बिना, इक्वलिटी के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। मतलब आपका एक बात बताइए, आर्थिक उसका इकोनॉमिस्ट इक्वलिटी नहीं रहेगा, बताइए देश में आर्थिक मतलब क्या होता है? खाना, हम लोग का जो दिन व्यवसाय चल रहा है, दिन व्यवसाय चल रहा है, वही वाला, ठीक है। आर्थिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कि भारत का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे क्या होगा, हाँ, ठीक है ना। व्यापार से, उद्योग से संबंधित हो, आपका क्या बोलते हैं, हर चीज़ से आर्थिक स्थिति उसको बोलते हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता के भ्रम है, उसके बिना एक भ्रम है, मतलब माया जाल है। एक व्यक्ति अब उसको खाने का ही लाला पड़ रहा है तो पॉलिटिकल क्या करेगा? तो पॉलिटिकल एक भ्रम है ना, वही बात बोल रहा है। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्था से राज्यों को अलग करने का समर्थन करता है उसे धर्मनिरपेक्षतावादी कहा जाता है। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थाओं से राज्यों से राजधारियों को धार्मिक संस्था से राज्यों को अलग करने का समर्थन करता है उसे धर्मनिरपेक्षतावादी कहा जाता है। कि धर्म के आधार पर हम इस राज्य को बांट देंगे, धर्म के आधार पर हम इसको बांट देंगे, धर्म के आधार पर हम मुस्लिम को, मतलब हिंदू को या मुस्लिम को, या फिर उसका अलग स्टेट दे दिया, तो हिंदू को अलग स्टेट दे दिया, ईसाई को अलग स्टेट दे दिया, इस तरह नहीं। वो क्या कहता है? धर्मनिरपेक्षतावादी कहा जाता है। संविधान में परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारण और मार्गदर्शन मूल्य को बताता है उसे प्रस्तावना कहलाता है। क्या बोले? संविधान में जो परिचय दे रहा है, कथन, जो कहानी अपनी बातों को उल्लेख करना चाह रहा है, कथन मतलब उसके जो बातों को उल्लेख, अपना कथन को, कथा को सुना रहा है, जो संविधान के कारण, मार्गदर्शक, जो रास्ता, मूल्य को बताता है, उसको मूल्य चीज को, वस्तु को बताता है, प्रस्तावना से कहलाता है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है, ठीक है, परिभाषित मतलब करती है। प्रस्तावना जो भारत के धर्मनिरपेक्ष, मतलब हर एक धर्म का अपना अपना जगह है। चलिए दोस्तों, यहीं तक इसको रखते हैं। 4th नंबर हो गया हम लोग का, 4th चैप्टर अध्याय खत्म हो गया, भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, और एक बार आप लोग भी एक अच्छा तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, तो उसका बाद ऑटोमेटिक आपको माइंड में, अपना एबिलिटी पावर में, अपना आपका जो मेमोरी स्टोरेज में वो कैद हो जाएगा, ठीक है। बस बिंदास पढ़िएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि चीज़ को पूरा मतलब कि लोड लेके पढ़िए या फिर कुछ, आप सोचिए कि हमको जानने के लिए कुछ मिल रहा है, बस ऑटोमेटिक आपका कुछ चीज़ तो रिलेटेड याद हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई चीज़ इंटरेस्ट जब लगता है तो क्यों लगता है? क्योंकि आप सोचते हैं कि हमको इसके बारे में और जानना चाहिए, हमको ये इसमें मज़ा आ रहा है। आप कुछ चीज़ को, फैक्ट्स को देखिए। अगर लाइफ में आपको यदि कुछ करना है, आप सोच रहे हैं कि हमको ये चीज़ तो कुछ करना है, तो आपको फैक्ट्स को जानना ज़रूरी होगा।
तभी आप लाइफ में कुछ कर पाइएगा। नहीं तो बिना जाने भी आप सोचे कि हम लोग लाइफ में खाली कुछ करना, लाइफ में कुछ करना, कैसे करिएगा जब वो कुछ कर ही नहीं रहे। हर एक चीज़ से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसको कंट्रोल में लाना अपना वश में लाइए, किसी वो दूसरे को वश में मत दीजिए। वो कोई दूसरा बोल रहा है अरे तुमसे ना होगा, वो बोल रहा है अरे तुमसे ना होगा। यार आपके पास पावर है, आपके पास दिमाग दिया, आपके पास बुद्धि दिया हुआ, आपके पास दो आंखें दिया हुआ, माइंड एबिलिटी दिया हुआ, तो फिर दूसरे की बातें क्यों सुनना। दूसरे की बात तभी सुनिए जब वो देख रहा है कि आपको बोलना आपके हित में बोल रहा है कि हाँ, अगर यदि आपको लग रहा है कि उसके बात में हमको टू द पॉइंट है, या उसके बातों में कुछ बात ऐसा है जो मेरे लिए वो अच्छा है, तब आप सोचिए समझिए। अब बेकार बेकार का नेगेटिव पॉइंट बोलेगा तो आप उसको मोड़ लोड मत लीजिए। तो फिर जो रास्ता में आप जा रहे हैं ना उसको भटक जाइएगा, फिर बाद में बोलिएगा मेरे से ना हुआ, मेरे से ना हुआ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं बोल रहे, हर एक इंसान के साथ होता है। हर चीज़ में एक मोड़ आता है, एक समय आता है, ठीक है। तो वो चीज़ तो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अपने दिमाग को अपना अनुसार चलाइए, किसी को बहकाव मत जाइए। आपको जो करना है स्वतंत्र रूप से आप करिए, बिंदास होकर प्रेजेंट में रहिए। चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। चलो आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे हो रहिए, अच्छे से रहिए और मिलजुल के रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, बाय।